हेलो। आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उपभोक्ता का व्यवहार और उत्पादक का व्यवहार हम पढ़ चुके हैं। अब उपभोक्ता और उत्पादक जहाँ एक जगह मिलते हैं, जहाँ उपभोक्ता अपने उपभोग के लिए वस्तुओं का क्रय करता है और जो उत्पादक है वह उन वस्तुओं को बेचता है, उनके बीच आपसी संबंध जहाँ पर बनते हैं उस स्थान को हम बाजार कहते हैं। सामान्यतः बाजार को हम ये समझते हैं कि जहाँ पर उपभोक्ता और जो विक्रेता है, सप्लायर है, उत्पादक है, वह एक स्थान पर भौतिक रूप में मिलकर के अपना सामान खरीदते और बेचते हैं। लेकिन हम अगर अर्थशास्त्र की भाषा में या वर्तमान व्यवस्थाओं में देखें तो बाजार होने के लिए एक विशेष स्थान का होना आवश्यक नहीं है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं का एक साथ मिलना भी आवश्यक नहीं है। जैसे हम आज देखते हैं, आजकल ऑनलाइन हम व्यापार करते हैं, ऑनलाइन वस्तुओं की खरीदारी बिक्री करते हैं। जैसे हमारा अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे इस प्रकार के ऐप्स हैं जिनमें हम अपनी वस्तुओं की और सेवाओं की खरीदारी कर लेते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक विशेष स्थान पर सभी लोगों का इकट्ठा होना आवश्यक नहीं है। बस बात ये देखना है कि हम वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं, सेवाओं का क्रय और विक्रय करते हैं। जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पर हम वस्तुओं और सेवाओं क्रय विक्रय कर रहे हैं वह बाजार है। वह हम भौतिक रूप से भी वहाँ जा सकते हैं या हम ऑनलाइन भी हम खरीदारी कर सकते हैं। तो ये बाजार हम देख रहे हैं। बाजार के विभिन्न रूप कौन से हैं? बाजार के विभिन्न रूप हम देखते हैं तो बाजार में हम देखते हैं कि कुछ बाजार ऐसे होते हैं जहाँ पर किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है और कुछ बाजार ऐसे होते हैं जहाँ बहुत सारे विक्रेता होते हैं। तो इस प्रकार से हम बाजार के रूपों को सामान्यतः तीन भागों में बांटते हैं। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता, और दूसरा आपका है अपूर्ण प्रतियोगिता, और इसके बीच तीसरा है एकाधिकार। ये तीन व्यवस्थाएं हैं बाजार की: पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। तो इन बाजार के विभिन्न रूपों को हम आगे अध्ययन करेंगे। बाजार के ही विभिन्न रूपों को आगे अध्ययन करने के लिए हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो मार्केट के रूप किस प्रकार से हम बांटते हैं मार्केट को। बाजार को हम तीन भागों में बांटते थे। पहला था पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा एकाधिकार। अब पूर्ण प्रतियोगिता क्या है इसको हम आगे पढ़ते हैं इस अगले स्लाइड में। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब जहाँ पर बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं, वो पूर्ण प्रतियोगिता है। किसी वस्तु के बहुत अधिक मात्रा में क्रेता भी होते हैं और विक्रेता भी होते हैं। एकाधिकार ऐसी स्थिति है जहाँ पर किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है और बहुत सारे क्रेता होते हैं। इन दोनों ही अवस्थाएं हैं, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, वह एक सैद्धांतिक अवस्थाएं हैं। व्यवहार में इस प्रकार की जो बाजार हमें देखने को नहीं मिलता है। बाजार में जो व्यवहार में देखने को मिलता है वह होता है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। इस अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में भी और भाग हैं जो हम अध्ययन करेंगे: एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। तो हम देखते हैं सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं और इनमें से किसी भी फर्म की स्थिति यह नहीं होती है कि वह बाजार मांग को प्रभावित कर सके। तो जैसे हम देखते हैं कि एक ही वस्तु है, एक वस्तु के बहुत सारे विक्रेता हैं और कोई एक फर्म सारी बाजार को अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। सारी बाजार में अपनी मांग और पूर्ति को वह व्यवस्थित नहीं कर पाती है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फर्में का मतलब है जो उत्पादक इकाइयाँ हैं। फर्म का मतलब हुआ उत्पादक इकाइयाँ। एक उद्योग के अंतर्गत बहुत सारी फर्में होती हैं। जैसे हम कहें कि कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग में हम उदाहरण देते हैं, अलग अलग फर्में काम कर रही होती हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम बाजार में जाते हैं गेहूँ पिसाने के लिए, उसमें कितने लोगों की चक्कियाँ अलग हैं जहाँ हम गेहूँ पिसा सकते हैं। इसी प्रकार से हम टेलर के पास जाते हैं, काम टेलरिंग का है लेकिन अलग अलग लोग अपनी अपनी दुकान खोले हुए हैं। तो ये सब फर्में हम कह सकते हैं जहाँ पर कोई भी वस्तु और सेवा को व्यवस्था करता है, उसको बेचता है। तो ये अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? पूर्ण प्रतियोगी बाजार वह बाजार स्थिति है जिसमें एक वस्तु की बहुत सारी
जो वस्तुएं हैं, बहुत सारी फर्में उसको बेचती हैं, और उसमें जो क्रेता हैं वह भी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो इसकी विशेषताएं देखिए, सबसे पहली विशेषता यही है कि क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है। ऐसे बाजार में जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार होगा, इसमें बहुत अधिक मात्रा में विक्रेता भी होंगे और क्रेता भी होंगे। इसको हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार की पहली विशेषता। दूसरी है वस्तु की समरूप इकाइयाँ, अर्थात जितने भी जो फर्में अपनी वस्तुएं बेच रहे हैं, वह सभी वस्तुएं की जो इकाइयां हैं समरूप हैं, रूप रंग उनका जो गुण है, जो उनका प्रकार है, आकार है, सब एक समान है, एक समान कीमत है। और दूसरा अगला है फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता। पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, जैसे माना किसी उद्योग में अधिक मात्रा में लाभ हो रहा है, तो लाभ को देख करके कोई अन्य व्यक्ति भी अपनी उत्पादन कार्य अर्थात फर्म उस उद्योग में खोल सकता है, या हानि को देखते हुए कोई फर्म अपने उत्पादन को बंद करके उस उद्योग से बाहर निकल सकती है। तो उद्योग में फर्मों की प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है इस पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। और अगला है बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, अर्थात जो क्रेता है, जो हमारा उपभोक्ता है, जो वस्तुओं क्रय करता है, उसको बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान है। अर्थात यदि कोई जो विक्रेता है वह अधिक कीमत ले रहा है, या वह जानता है कि इस वस्तु की कीमत इतनी है, उसको बाजार की जितनी भी दशाएं हैं, कीमत का घटना बढ़ना या जो भी उतार चढ़ाव है, यह सब बाजार के बारे में पूरी जानकारी उसको होती है। और यहाँ पर एक बात यह भी है कि जो कीमत का निर्धारण होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है, जहाँ पर मांग पूर्ति मांग पूर्ति शक्तियाँ कीमत निर्धारण करेंगी, और जो कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की गई है उसी कीमत पर सारी फर्में अपनी वस्तुओं को बेचती हैं। अब लाभ के लिए कोई भी फर्म अधिक लाभ वह प्राप्त करेगी जो अधिक उत्पादन को बेचेगी। तो ये बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान है, और यहाँ पर जो उद्योग जो कीमत है वस्तु की, वह उद्योग द्वारा निर्धारित होती है, कोई भी फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। और साधनों की पूर्ण गतिशीलता, अर्थात यहाँ पर एक फर्म से जो उत्पादन के साधन हैं वह आसानी से दूसरी फर्म में भी जा सकते हैं। साधनों की पूर्ण गतिशीलता है, यहाँ किसी प्रकार का प्रतिबंध किसी भी साधन पर नहीं है। अगला आपका है कोई यातायात लागत नहीं है, अर्थात हम देखें कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो वस्तु दिल्ली में जिस रेट पर बिक रही है, वह वस्तु उसी रेट पर यहाँ पर भी बिकेगी। तो हम कहें यातायात लागत नहीं होती है, इसमें पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कोई यातायात लागत नहीं होगी। और अगला आपका है तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगी विशेषताएं हैं। इसमें एक विशेषता और यह है कि जो हमने लिखा है इसमें नहीं है, कि यहाँ पर जो फर्में होती हैं वह कीमत स्वीकारक होती हैं और उद्योग कीमत निर्धारक होता है। अब अगर इन सब विशेषताओं की हम बात करते हैं, तो व्यवहार में ऐसा कोई भी बाजार हमें नहीं दिखता है जहाँ पर ये सब विशेषताएं होती होंगी। इसलिए यह जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार की स्थिति है एक सैद्धांतिक स्थिति है, व्यवहार में हमें ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो आपका है एकाधिकार। अब एक छोर पर हमने जब इसका चार्ट दिखाया था, तो हमने यहाँ दिखाया था एक छोर पर आपको दिखाया था पूर्ण प्रतियोगिता, और उसके लास्ट छोर पर यहाँ दिखाया था एकाधिकार। तो एक जो हमने देखा था पूर्ण प्रतियोगी में बहुत सारे क्रेता बहुत सारे विक्रेता थे। अब यहाँ पर एकाधिकार में जैसा नाम से स्पष्ट है, एक का अधिकार, अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन में, किसी बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता है या एक ही उत्पादक है, तो उसको हम एकाधिकार बाजार कहते हैं। अर्थात बाजार एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जब बाजार में किसी वस्तु का केवल एकमात्र विक्रेता हो और क्रेताओं की संख्या अधिक है, जो खरीदार हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हैं, लेकिन विक्रेता एक ही है, अर्थात उत्पादक एक ही है। एकाधिकारी बाजार में वस्तु का एक ही उत्पादन होने के कारण फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं रह जाता। यहाँ पर जो फर्म है वही उद्योग है, अर्थात यहाँ पर फर्म ही उद्योग है, इसलिए फर्म और उद्योग में एकाधिकारी बाजार में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि उत्पादक का केवल एक ही फर्म है, किसी वस्तु के उत्पादन का करने की फर्म केवल एक है, इसलिए वही उद्योग है और वही फर्म है। हमने देखा था पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक उद्योग में बहुत सारे लोग उत्पादन कर रहे हैं, तो वो फर्में हैं, बहुत सारी फर्में काम कर रही हैं। लेकिन एकाधिकारी बाजार में किसी भी वस्तु के जो उत्पादन की केवल एक वस्तु है, एक ही
एक वस्तु का केवल एक ही उत्पादक उत्पादन कर रहा है, अर्थात एक ही विक्रेता उस वस्तु को बेच रहा है। अब आप अपने आसपास ऐसी कुछ चीज़ें देख सकते हैं, कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसको केवल एक ही व्यक्ति बेचता है, अर्थात अब एक ही व्यक्ति उसके पास ही वह वस्तु है, तो उसकी स्थिति क्या होती होगी। आप देखते होंगे कि वह व्यक्ति मनचाहे कीमत लगा सकता है, किसी से कीमत का विभेद भी कर सकता है, किसी को सस्ता देगा, किसी को महंगा भी दे सकता है। इस प्रकार से अनेक चीज़ें एकाधिकारी बाजार में होती हैं। अब उसकी हम विशेषताएं देख रहे हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपका देखिए एकाधिकार की विशेषताएं जो हैं, क्रेताओं की संख्या अधिक और विक्रेता केवल एक होता है। जहां पर केवल एक विक्रेता होगा किसी एक वस्तु का, उसको हम एकाधिकारी बाजार कहेंगे। दूसरा, निकट स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव, अर्थात जब हमारे पास किसी हमने कहा एकाधिकार का उदाहरण के रूप में हम भारतीय रेलवे को लेते हैं, क्योंकि वहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहा है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि रेलवे में भारत सरकार का एकाधिकार है, लेकिन अब यह भी रेलवे भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। धीरे धीरे कुछ कंपनियां वहाँ अपना रेलवे जो सेक्टर है उसमें प्रवेश कर रही हैं। तो आज तक की स्थिति में हम कह सकते हैं, अगर रेलवे के क्षेत्र में कहा जाए तो भारतीय रेलवे एकाधिकार की विशेषता रखता है। लेकिन अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो वहाँ भी पूर्णतः एकाधिकार नहीं है, क्योंकि रेलवे हमारा यातायात का साधन है। यातायात के हमारे पास और भी साधन होते हैं, जैसे हमारे पास बसें हैं, रोड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, बाई एयर हम जा सकते हैं, बाई रोड हम जा सकते हैं। तो अगर सरकार के एक रेलवे की बात हम करते हैं, देखो हमने देखा कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें गवर्नमेंट की बस भी है, प्राइवेट बस भी है, व्यक्तिगत बस भी, जो कार से भी लोग जा सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे साधन थे और रेलवे में केवल एक भारत सरकार का रेलवे है। या हम एयर की बात करें, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एयर में काम कर रही हैं, अर्थात हवाई जहाज उनके चलते हैं जिनसे यातायात हम लोग करते हैं। तो लेकिन निकट स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव होना चाहिए, अर्थात ऐसी स्थिति जो हम कहें कि पूर्णतः एकाधिकार की स्थिति भारतीय रेलवे भी नहीं है। निकट स्थानापन्न का अभाव होना चाहिए एकाधिकार की जो विशेषता है। तीसरी विशेषता है, एकाधिकारी स्वयं कीमत निर्धारक होता है। यहाँ पर एक बात है कि जो एकाधिकारी होगा वह किसी वस्तु का कीमत स्वयं निर्धारित कर देगा। क्यों? हमने पूर्ण प्रतियोगिता में देखा था, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण कौन कर रहा है? उद्योग कर रहा है। और जो उस उद्योग में फर्में काम कर रही हैं, उन फर्मों को उस उद्योग द्वारा दिए गए कीमत को ही पालन करना है, उसी कीमत पर वस्तु बेचनी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कम कीमत पर उससे बेचेगा तो उसको हानि हो जाएगी, उसकी लागत अधिक होगी, वो लाभ नहीं मिलेगा उसको। अगर उससे अधिक पर कोई बेचने का प्रयास करेगा तो बाजार के जो क्रेता थे उनको पूर्ण जानकारी थी बाजार की, तो उससे कोई भी अपनी वस्तु का क्रय नहीं करेगा, तो वस्तु नहीं बिकेगी उसकी। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा था कि जो फर्में होती हैं वह कीमत स्वीकारक होती हैं, लेकिन एकाधिकार में फर्म ही उद्योग भी है और कीमत निर्धारक भी होती है। तो एक विशेषता ये हो गई। अगला आपका है नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। हम साथ साथ तुलना भी कर रहे हैं दोनों की, पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार की। पूर्ण प्रतियोगिता में देखा था कि फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र था, कोई भी व्यक्ति उस उद्योग में जाकर के अपनी फर्म खोल सकता था। लेकिन एकाधिकार में हम देखते हैं कि नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर एक ही व्यक्ति के पास उस वस्तु के उत्पादन का अधिकार होता है, तो नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। अगला आपका है कीमत विभेद की संभावना। कीमत विभेद का मतलब कीमत को विभिन्न जो क्रेता हैं उन लोगों को अलग अलग कीमत पर वस्तुएं बेचना, उसको हम कीमत विभेद कहेंगे। अर्थात एक एकाधिकारी द्वारा व्यक्ति ए को कोई वस्तु 50 रुपये में बेची गई और व्यक्ति बी गया, उसका परिचित था, उसको वही वस्तु 40 रुपये में बेच दी। और व्यक्ति सी गया, उसको वही वस्तु पहली बार दिखा वो ग्राहक, तो उसको 60 रुपये में बेच दी। इस प्रकार से वस्तु विभेद, जो कीमत विभेद की संभावना एकाधिकार में होती है, क्योंकि वह अकेला विक्रेता है। वह अपनी जो उपभोक्ता है उसकी मानसिक स्थिति समझ करके भी किसी वस्तु का कीमत बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो कीमत विभेद की पूरी संभावना एकाधिकार में होती है। और इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देंगे, कीमत विभेद की संभावना तो होती है, लेकिन कोई भी एकाधिकार, हमने कहा
कि वह कीमत विभेद भी कर सकता है, कीमत को निर्धारित भी कर सकता है, स्वयं निर्धारक है। और उत्पादन जो पूर्ति है, पूर्ति को भी निर्धारित कर सकता है। अर्थात पूर्ति भी हम कितना करें, वह एकाधिकार के जो एकाधिकारी बाजार है, उत्पादक है, उसको यह भी पता होता है कि मैं अभी केवल अपनी 100 इकाइयाँ बेचूंगा। जब बाजार में कमी होगी, लोग अधिक कीमत देने तैयार होंगे, मैं तब उस समय अधिक इकाइयाँ बेचूंगा। अर्थात एकाधिकारी जो है वह कीमत का निर्धारक भी कर सकता है स्वयं, और पूर्ति का भी निर्धारण कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी सामने आती है कि कोई भी एकाधिकारी कीमत और पूर्ति दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है। अगर वो चाहे कि मेरी 100 इकाइयाँ बिक रही हैं और मैं कीमत 50 रुपये प्रति इकाई ले रहा हूँ, तो वह चाहे कि मेरी 1000 इकाइयाँ बिक जाएं, तो वह कीमत बढ़ा के नहीं बेच सकता है। तो कीमत 50 रुपये पर 1000 बेच सकता है, कीमत कम करके 1000 बेच सकता है, लेकिन कीमत भी बढ़ाए और अधिक पूर्ति बढ़ा दे तो ऐसी संभावना, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह दोनों चीज़ों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है। अर्थात अधिक पूर्ति को भी बढ़ा दे और कीमत बढ़ा दे, ऐसी स्थिति में उसका एकाधिकार काम नहीं करता है। अर्थात एकाधिकारी कीमत का निर्धारण कर सकता है, पूर्ति का निर्धारण कर सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ अपने मन से निर्धारित नहीं कर सकता है। और यहाँ पर एकाधिकार की और भी विशेषताएं, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि जो यहाँ पर है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में हम अंतर फिर समझें एक बार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार ऐसा बाजार है जिसमें किसी वस्तु के बहुत अधिक मात्रा में क्रेता और विक्रेता होते हैं, और कोई भी विक्रेता अर्थात कोई भी उत्पादक किसी उस वस्तु की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर सकता है, उस वस्तु की कीमत को स्वीकार करता है, उस वस्तु की कीमत को निर्धारित नहीं कर सकता है। उसका ठीक उल्टा एकाधिकार में हम देखते हैं, किसी वस्तु के बहुत अधिक मात्रा में क्रेता तो होते हैं लेकिन विक्रेता केवल एक होता है। वह उस वस्तु की कीमत को निर्धारित भी कर सकता है और उसकी पूर्ति को भी निर्धारित कर सकता है। दूसरा, एकाधिकार में हमने देखा था जो पूर्ण प्रतियोगिता में सभी वस्तुएं समरूप थी, किसी प्रकार का कीमत विभेद नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो कीमत विभेद की संभावना बनती है और वस्तुएं समरूप भी नहीं होती हैं। यहाँ पर निकट स्थानापन्न बिल्कुल नहीं होते हैं। और नई फर्मों के प्रवेश पर वहाँ प्रतिबंध नहीं था। एकाधिकार में प्रतिबंध है, प्रवेश और कोई भी फर्म प्रवेश नहीं कर सकती है किसी एकाधिकार के उत्पादन के मामले में। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन कार्य उस समरूप वस्तु के रूप में कर सकता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम ये जो एकाधिकार है यह भी मैं कह रहा हूँ काल्पनिक है, और मैंने कहा पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो है वह भी काल्पनिक है, सैद्धांतिक है। पूर्णतः पूर्ण प्रतियोगिता भी कहीं नहीं पाई जाती और पूर्णतः एकाधिकार भी कहीं नहीं पाया जाता। मैंने रेलवे का उदाहरण दिया, उसमें भी हमारे पास स्थानापन्न है। तो ऐसी स्थिति में अब बाजार में कौन सी स्थिति पाई जाती है, बाजार में कौन सी प्रतियोगिता पाई जाती है, ये आपको प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। उसकी ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, अब बाजार में क्या पाया जाता है, अपूर्ण प्रतियोगिता। अब उसमें अपूर्ण प्रतियोगिता के हमने दो भाग किए थे, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है, एक शब्द ध्यान दें, एकाधिकार हम कहें, एकाधिकार बाजार या एकाधिकारी बाजार हम कहेंगे तो वहां पर ध्यान देंगे कि उस वस्तु का केवल एक विक्रेता है। अब अगर उसके पीछे प्रतियोगिता शब्द भी होगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता शब्द होगा, इसका मतलब वह कंपटीशन है, अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। थोड़ा ध्यान देंगे इस बात को। एकाधिकार या एकाधिकारी खाली लिखा होगा तो वह एकाधिकार है, एक बाजार की अलग से स्थिति है जहां पर वस्तु का एक ही विक्रेता होता है। अगर हम एकाधिकारी के साथ शब्द प्रतियोगिता हमने जोड़ा होगा तो वहां पर हम ध्यान देंगे कि वहां पर एकाधिकार के साथ साथ हमारा जो विक्रेता है, उस विक्रेता की जो एकाधिकारी प्रतियोगिता होगी, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में विभेदीकृत वस्तु होंगी। जो वास्तविक बाजार है, हमारे आसपास जितना भी वास्तविक बाजार है वह सब एकाधिकारी बाजार है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ये ध्यान दीजिए। अब आप देखते होंगे, थोड़ा सा हम इसकी परिभाषा पढ़ लें। एकाधिकारी प्रतियोगिता
के बाजार में विभेदीकृत वस्तु उत्पादित करने वाली अनेक विक्रेता होते हैं जिनके उत्पादन स्थानापन्न वस्तुओं के रूप में होते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब आप देख रहे होंगे एकाधिकारी बाजार कौन सा बाजार है। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं, माना हम साबुन की हम बात करें, आप नहाने के साबुन की बात करते हैं, तो नहाने के साबुन में आप देखते हैं कितने प्रकार के साबुन होते हैं। लक्स का है, लाइफ बॉय का है, हमाम का है, बहुत सारे डिटॉल का है, बहुत सारे साबुन की जो वैरायटीज आपको बाजार में दिखती हैं। ये कौन सा आप ध्यान देना। अब जो लक्स नाम से साबुन बेच रहा है वह अपने आप में लक्स नाम में उसका एकाधिकार है। लक्स नाम से कोई दूसरा व्यक्ति साबुन का उत्पादन नहीं कर सकता है। दूसरा, लाइफ बॉय नाम से साबुन बेच रहा है, उत्पादन कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरी फर्म लाइफ बॉय नाम से साबुन का उत्पादन नहीं कर सकती है। लेकिन इसी प्रकार से बहुत सारे जितने साबुन बाजारों में हमें मिल रहे हैं वह सब अपने आप में उस नाम पर पेटेंट हैं, एकाधिकारी हैं। तो हमने कहा ना एकाधिकारी बाजारी प्रतियोगिता में क्या होता है, एकाधिकार के भी गुण हैं, पूर्ण प्रतियोगिता के भी गुण हैं। एकाधिकार के गुण कौन से हैं कि वह अपनी वस्तु के जो नाम उसने दे दिया है उस नाम पर उसका एकाधिकार है, तो एकाधिकार हो गया। अब इस वस्तु के बहुत सारे उत्पादक हैं। नहाने के साबुन में ही हम देखें तो 20-25 फर्में उसको जो उद्योग उसको उत्पादन कर रहे हैं, 20-25 व्यक्ति विभिन्न नामों से उसको उत्पादन कर रहे हैं। तो अब क्या पूर्ण प्रतियोगिता भी साथ में हो गई, पूर्ण प्रतियोगिता भी साथ में हो गई और एकाधिकार में भी साथ हो गया। एकाधिकार इस अर्थ में कि लक्स नाम से या लाइफ बॉय नाम से या डिटॉल नाम से केवल एक ही फर्म उत्पादन कर रही है, उसका कीमत वह स्वयं निर्धारित करती है, तो एकाधिकार हो गया। क्योंकि लक्स का कीमत का निर्धारण कोई बाजार नहीं कर रहा है, कोई उद्योग नहीं कर रहा है, जो लक्स की फर्म है वही उत्पादन कर रही है। लेकिन अब उसको ये देखना पड़ता है कि जो मैं अपने साबुन का उत्पादन जो कीमत रख रहा हूँ, तो जो अगले साबुन है उनसे मेरा साबुन कितना सुपीरियर है, कितना अच्छा है और मैं कितना अच्छी अधिक कीमत रख सकता हूँ। तो हर कोई उत्पादक दूसरे उत्पादक से भी थोड़ा भयभीत रहता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता भी हो गई एक ही वस्तु के। अब हम आगे देखें, ऐसे ही हम टूथपेस्ट की बात करते हैं। टूथपेस्ट में कोलगेट है, क्लोजअप है, कितने सारे उत्पादक वहाँ भी हैं। तो ऐसे ही हम नमक की बात करें, नमक में भी 3-4 चीज़ें मिल जाएंगी जो उत्पादन। ऐसे ही आटे में देख, आप जो भी सामान यूज कर रहे हैं, जो भी आप बाजार सामान खरीद के लाते हैं, उसमें अनेक कंपनीज के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। अर्थात हर कंपनी अपने आप में एकाधिकारी है। कभी आप देखते होंगे डुप्लीकेट कहते हैं, डुप्लीकेट कहते हैं जैसे माना आपने कोई चीज़ खरीदा, डुप्लीकेट का मतलब एक कंपनी का एकाधिकार था उस नाम पर, उसके नाम को दूसरे कंपनी हल्का सा चेंज करके, नाम में चेंज करके अपना नाम से उत्पादन और सस्ती कीमत बेचती है, वो डुप्लीकेसी है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता कौन सी बाजार प्रतियोगिता हुई, जिसमें विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन होते हैं और अनेक विक्रेता होते हैं। विभेदीकृत मतलब साबुन है अलग अलग प्रकार का है, टूथपेस्ट है अलग अलग प्रकार का है, चाय पत्ती है अलग अलग प्रकार की है। जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं लगभग हर चीज़ें, भले चावल एक ही है, देखिए आप चावल ले, लेकिन उसके भी जो पैकिंग है, उसके जो नाम है, वो सब अलग 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 हैं। सब एक ही चीज को भी अलग अलग नाम से, अलग अलग रंग रूप से लोग बेच रहे हैं अपने आप में एकाधिकार बना करके। तो एकाधिकार भी है, पूर्ण प्रतियोगिता भी है। तो ऐसे बाजार को हम एकाधिकारी प्रतियोगिता कहेंगे और वास्तविक जो हमारा बाजार है वह एकाधिकारी प्रतियोगिता अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही है। अब इसकी विशेषताएं देखें। विशेषताएं क्या है इसमें, सबसे पहली है विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। यहाँ हमने देखा था पूर्ण प्रतियोगिता में अधिक संख्या थी, एकाधिकार में केवल एक था, लेकिन यहाँ विक्रेता अधिक हैं। दूसरा है विभेदीकृत उत्पादन, अर्थात एक ही वस्तु का अलग अलग रूप रंग नाम से उत्पादन किया जाता है। एक ही वस्तु का, नहाने का साबुन है, कंपोजिशन लगभग एक सा होता है सभी का, जो साबुन बनने की प्रक्रिया है लगभग एक सी होती है। किसी ने रंग बदल दिया, किसी ने उसकी खुशबू बदल दी, उसका नाम बदल दिया, रैपर बदल दिया, तो विभेदीकृत उत्पादन हो गया। इस प्रकार से आगे फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर प्रतिबंध, यहाँ पर ध्यान दें। प्रवेश और बहिर्गमन कहाँ पर, उस नाम से प्रवेश और बहिर्गमन पर प्रतिबंध है फर्मों का।
अर्थात उस नाम से उत्पादन नहीं कर सकता है, लेकिन अलग नाम से कोई भी फर्म उत्पादन कार्य कर सकती है। विक्रय लागतें या विज्ञापन व्यय, यहाँ पर जो एकाधिकारी बाजार है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपनी है, जो हमारे व्यवहार में हमें सबसे अधिक देखने को मिलता है, 99% यही देखने को मिलता है, वहाँ क्या है, विक्रय लागतें, जिसको हम विज्ञापन व्यय कहते हैं। अर्थात जो अब ये साबुन उत्पादक है या जो भी आपके क्रीम के उत्पादक हैं, जो भी आपके चाय के उत्पादक हैं, वो आपको टीवी में, अखबार में विज्ञापन दे दे करके आपको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो विक्रय लागतें हैं, अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन लागत के साथ साथ यहाँ पर विक्रय लागत की भी आवश्यकता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार की विक्रय लागत नहीं होती है, हमने देखा था, उसमें परिवहन लागत तक भी नहीं होती है। एकाधिकार में कोई लागत नहीं होती है, जिसको आवश्यकता होगी वो उस रेट पर खरीदेगा। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में यहाँ पर हम कहते हैं गला घोंट प्रतियोगिता होती है, गला काट प्रतियोगिता होती है। एक उत्पादक अपनी वस्तु को अच्छा दिखाने के लिए दूसरी वस्तु की बिना नाम दिए उसको निकृष्ट दिखाता रहता है, उसको बेकार दिखाता रहता है। आप टीवी में न्यूज़ देखते होंगे, जैसे अनेक आपके जो विज्ञापन आते हैं टीवी में, बीच बीच में आप किसी प्रोग्राम के बीच में देखते हैं, तो कोई भी जो उत्पादक है वह अपनी वस्तु को इतना अच्छा बताता है कि उसके उपयोग मात्र से आप जो चाह रहे हैं वो सब हो जाएगा। जैसे एक फेयर एंड लवली क्रीम आती है, एक साइड दिखाएंगे बहुत अच्छा दिख रहा है, एक साइड दिखाएंगे बिल्कुल जैसा था वैसा ही है, और एक साइड दूसरी क्रीम यूज कर रहा है, दूसरी क्रीम यूज कर रहा है, तो इसका मतलब सब लोग उस क्रीम को खरीदे जो उत्पादन में, जो उसके चेहरे में जल्दी असर कर रही है। इसी प्रकार से साबुन में देखिए, टूथपेस्ट में देखिए, नमक वाला ये सब आपको दिखा करके आपको लालायित करते हैं कि हाँ मैं इसको यूज करूंगा ताकि मेरे दांत साफ हो जाए, ताकि मेरी स्किन साफ हो जाए। तो इस प्रकार से आपको लुभा करके जो विज्ञापन व्यय किए जाते हैं, उन विज्ञापनों का जो व्यय है वह भी हमारी उस वस्तु की कीमत में जोड़ दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे नमक में हमने आयोडीन नमक के नाम से हम नमक बेचते हैं, जबकि नमक का जो उत्पादन का जो लागत कुछ भी नहीं है। नमक का समुद्र का पानी वेपर हुआ, वहाँ से ऊपर उड़ा, जो बचा वो नमक है, लेकिन उसको हमने 10-15 रुपये किलो के हिसाब से, जो पैसे किलो के हिसाब से होता था, 10 पैसा 15 पैसा किलो के हिसाब से, उसको हम 20 रुपये 25 30 रुपये तक बेच दे रहे हैं। तो ये विज्ञापन लागतें हैं जिसके नाम से हम वस्तुओं को बेच रहे हैं। इसी प्रकार से हम जो ठंडा पीते हैं, कोका कोला, पेप्सी, इनको पीते हैं, इनमें किस प्रकार से विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिसकी लागत 5-6 रुपया होती है और उस बोतल को, 2 लीटर की बोतल को 100-150 में बेच दे रहे हैं। तो ये सब जो लागतें हैं, विज्ञापन व्यय एकाधिकार की विशेषता है। यहाँ पर हर कोई उत्पादक अपने प्रतिद्वंदी जो उसके उस सेम वस्तु का उत्पादन कर रहा है, समान वस्तु का, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ एक नियम यह है कि उसका नाम लेके किसी को भी वह नीचा नहीं कर सकता है। जैसे मान लक्ष्य साबुन का है, तो उसको साबुन को खराब दिखाना होगा तो उसका रैपर बिना किसी नाम का रैपर लगा देगा, सादा दिखाएगा। ठीक, अगला देखिए आगे, बाजार का अपूर्ण ज्ञान। यहाँ पर जो उपभोक्ता होता है उसको बाजार का पूरा ज्ञान, बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। वो जैसा दिखाया जिसने, जिसका ऐड अधिक देख दिया, जिसके ऐड से अधिक वो प्रभावित हो गया, तो उसको खरीद लेता है। आप देखते होंगे जो ऐड, जो हमारे विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन में हमारे सेलिब्रिटीज आते हैं, अच्छा क्रिकेटर जो है, अच्छी हीरोइन जो है, अच्छे हीरो जो हैं, या जो बहुत किसी चीज़ क्षेत्र में माने जाने व्यक्ति हैं, वह विज्ञापन कर रहे हैं ताकि उन लोगों को समाज में उनकी पहचान है, लोग उनको आदर्श मानते हैं, जो वह सामान यूज कर रहे हैं हम भी यूज करेंगे, ऐसी भावना लोगों को आती है। तो बाजार का ज्ञान होता नहीं है और उस विज्ञापन से प्रभावित होकर के अपनी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तो उसकी वस्तुएं अधिक बिकती हैं। और यहाँ पर एक और है गैर कीमत प्रतियोगिता, अर्थात यहाँ पर कीमत की प्रतियोगिता नहीं होती है। कीमत तो जो जिसने रख दिया, अब यहाँ पर गैर कीमत में क्या आएगा, देखते होंगे आप कभी कभी कि बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री कहीं पर ऑफर आता है, कहीं पर आता है 2 साल की वारंटी, कहीं पर आएगा 6 महीने की गारंटी, या वारंटी गारंटी में भी बहुत घुमाते हैं। तो ये जो गैर कीमत पर, कीमत तो ठीक है, कीमत तो कहेगा कि हम इतनी कीमत में बेच रहे हैं, इतना महंगा है फिर भी बेकार है, ऐसी चीज़ दिखाते हैं, उसमें उसका प्रभाव कुछ नहीं हो रहा है, इतना महंगा खरीदा। लेकिन गैर कीमत प्रतियोगिता में क्या दिखाएंगे कि हम आपको सर्विस देंगे, साल में 3 बार, जो अब माना कोई मशीन खरीदी तो इतने समय तक हम फ्री सर्विस देंगे, या बाई 2 गेट 1 साबुन में देखते होंगे 3 का पैकेट एक साथ आ जाता है बाई 2 गेट 1 फ्री में, कि 2 खरीदो 3 ले लो।
तो इस प्रकार से जो गैर कीमत प्रतियोगिताएं हैं, जो ऑफर देते हैं, या आप देखते होंगे कि कोई चीज़ सामान खरीद लो और उसके बाद आपको कुछ किसी विशेष मार्केट से कुछ पॉइंट मिलते हैं, वो पॉइंट से आपको बाद फिर सामान खरीद, अनेक प्रकार की जो गैर कीमत प्रतियोगिताएं, कीमत प्रतियोगिता नहीं होती है यहाँ पर। कीमत हर जो उत्पादक है वह अपनी वस्तु की कीमत को फिक्स रखता है, थोड़ा बढ़ा के ही रखता है, उसमें विज्ञापन व्यय सब जोड़ करके, अपना लाभ अधिकतम जोड़ करके। लेकिन जो उपभोक्ता हैं उनको बहलाने के लिए वह गैर कीमत प्रतियोगिता कर देते हैं। कभी कभी कीमत बहुत बढ़ा देंगे, उसके बाद 10% छूट दे देंगे, विशेष ऑफर दे देंगे। तो इसमें जो उपभोक्ता है उसको बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। और फर्म की कीमत नीति, यहाँ पर जो कीमत निर्धारण का जो काम होता है वह फर्म अपने आप में करती है, अर्थात फर्म अपनी कीमत, अपनी वस्तु की कीमत को स्वतः निर्धारित करती है और उस कीमत में वह सारे जितने भी व्यय हैं उसके उत्पादन लागत से लेकर के उसके विज्ञापन व्यय तक सारे कुछ जोड़ के लगा लेती है। तो इसके साथ ही ये आपका एकाधिकारी प्रतियोगिता जो हमें बाजार में सामान्यतः दिखता है। एक और रह गया अल्पाधिकार। अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जहां पर किसी वस्तु के बहुत कम, अल्प मतलब बहुत कम मात्रा में विक्रेता होते हैं। क्रेता अधिक हैं लेकिन विक्रेता बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो उसको हम अल्पाधिकार कहते हैं। और अल्पाधिकार में एक समस्या क्या होती है कि ये जो अल्पाधिकारी होते हैं यह कभी कभी एक साथ मिल करके, कम लोग हैं, किसी वस्तु के कम उत्पादक हैं, तो वो एक साथ मिल करके प्रतियोगिता छोड़ करके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, समूह, जिसको हम कार्टेल कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? कार्टेल। अल्पाधिकार में कार्टेल, एक प्रश्न हो सकता है कि कार्टेल किस बाजार में बनने की संभावना होती है? यह होती है अल्पाधिकार में। अर्थात जो उत्पादक हैं वह बहुत कम मात्रा में होते हैं, वह प्रतियोगिता न करके आपस में मिल करके कार्टेल अर्थात एक ग्रुप बना लेते हैं कि हम अब वस्तु को इतने में ही बेचेंगे। एक प्रकार का एकाधिकार हो गया, कुछ लोगों का एकाधिकार, उसको हम कार्टेल कहेंगे। अल्पाधिकार की बात है। तो इसके साथ ही ये बाजार का सामान्य कंसेप्ट खत्म हुआ। हम कल को फिर इसमें देखेंगे कौन से बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, कौन से बाजार में उत्पादक को लाभ अधिक होता है, कौन से बाजार में जो उपभोक्ता है वह अधिक लाभान्वित होता है, जैसे हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कहते हैं उपभोक्ता सम्राट होता है। तो हम इस कल हम वक्रों के माध्यम से जो लागत और आगम वक्र हैं उनके माध्यम से बाजार अध्ययन करेंगे। एक बार फिर रिकैप लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार, बाजार के 3 रूप होते हैं, पूर्ण प्रतियोगी और उसके बाद एकाधिकार और अल्पाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु और किसी वस्तु के बहुत अधिक मात्रा में क्रेता और विक्रेता होते हैं, और जो उद्योग में फर्मों की प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्रता होती है, और जो फर्म होती है वह कीमत स्वीकारक होती है, उद्योग कीमत निर्धारक होता है। और यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कोई उत्पाद जो आपकी परिवहन लागत नहीं होती है, इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है, और जो उपभोक्ता हैं उनको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक इसका उल्टा एकाधिकार है, वहाँ पर एक ही विक्रेता एक वस्तु का होता है और क्रेता बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और कोई भी जो विक्रेता है, जो एकाधिकारी है, वह अपनी वस्तु की कीमत का स्वयं निर्धारक होता है, वह अपनी वस्तु की पूर्ति का भी निर्धारक होता है। लेकिन एक यहाँ पर समस्या ये होती है कि वह कीमत और पूर्ति को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो एकाधिकार में कोई भी एकाधिकारी जो है वह अपनी वस्तु में कीमत विभेद दे देता है, और फर्मों का प्रवेश बिल्कुल प्रतिबंधित होता है एकाधिकार में। ये दोनों ही स्थितियां हमारे व्यवहार में नहीं पाई जाती हैं। हमारे व्यवहार में पाई जाती है एकाधिकारी प्रतियोगिता, जहां पर बाजार में समरूप वस्तु के बहुत अधिक मात्रा में विक्रेता होते हैं। वह अपनी वस्तु जिस वस्तु को बेच रहे हैं उस वस्तु के नाम में वह क्या होते हैं? एकाधिकारी होते हैं, लेकिन प्रतियोगिता उनको अपनी जो स्थानापन्न वस्तु होती हैं उन वस्तुओं के उत्पादकों से उनकी प्रतियोगिता भी होती है। तो ऐसे बाजार को हम एकाधिकारी बाजार कहेंगे, और जहां पर उत्पादक बहुत कम मात्रा में होते हैं उसको अल्पाधिकार कहते हैं। और अल्पाधिकारी जो हैं वह भी आपस में मिलकर के कार्टेल के रूप में एक एकाधिकार बना लेते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू। आशा है आप सभी लोग लाभान्वित होंगे, और इस काम को जो भी लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं, अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखते रहें। जैसे ही विद्यालय खुलेगा हम आगे इसको दोबारा प्रयास करेंगे कि आपको अगर समय मिले तो दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा ब्लैक बोर्ड में, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू।